everyone and welcome again to the channel Spick and Span Learning. लास्ट वीडियो में हमने माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जहाँ पे लज लॉन्ग जेसी ओवंस के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस फ्रॉम दिस लाइन. Believe me, I know it. I told him, and it felt good to say that to someone. ये लाइन जेसी ओवंस ने कहा है कि उनको ये पता था कि वो क्या कर रहे हैं या उन्हें क्या करना है. ये बात हो रही है जंप कैसे क्वालिफाई करें उसके बारे में. जब जेसी ओवंस को लज लॉन्ग ने कुछ एडवाइस दिया, तब ये कहते हैं कि बिलीव में मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. और ये बात सुनकर या ये बात कहते हुए उन्हें बहुत ही अच्छा लगा. For the next few minutes we talked together. I didn't tell Lon what was eating me, but he seemed to understand my anger and he took pains to reassure me. लज लॉन्ग को जेसी ओवंस ने कुछ भी नहीं बताया कि आखिर उनके अंदर क्या चल रहा था, वो क्या था जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था. लेकिन लज लॉन्ग ने उनके एंगर को समझ लिया था और वो उन्हें रीअश्योर कर रहे थे. लज लॉन्ग जेसी ओवंस को रीअश्योर कर रहे थे कि वो जंप क्वालिफाई कर सकते हैं. Although he had been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in the Aryan supremacy business any more than I did. He laughed over the fact that he really looked the part, though. An inch taller than me, he had a lean, muscular frame, clear blue eyes, fair hair, and a strikingly handsome face. Finally, seeing I had calmed down, he pointed to the take-off board. इन लाइंस में जेसी ओवन लज लॉन्ग की तारीफ कर रहे हैं. कहते हैं कि वो भले ही नाजी यूथ मूवमेंट के साथ पले बड़े थे, लेकिन वो आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे और उतना ही विश्वास करते थे जितना जेसी ओवंस को था. फिर ये जो है उनके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया है कि लज लॉन्ग जेसी ओवंस से टॉल थे, एन इंच टॉलर. उनकी लीन मस्कुलर फ्रेम यानी बिल्कुल मस्कुलर बॉडी थी. लीन यानी फिट एंड फाइन, हट्टे खट्टे थे. क्लियर ब्लू आईज, उनके आईज का कलर ब्लू था. उनके हेयर बहुत ही सुंदर थे एंड कंप्लीटली उनका जो चेहरा था काफ़ी स्ट्राइकिंगली हैंडसम, यानी जिसे देखते ही रह जाए, इतने अच्छे दिखते थे लज लॉन्ग. खैर, इसके बाद बात आती है कि उनको लज लॉन्ग ने उस तरफ दिखाया टेक ऑफ बोर्ड. टेक ऑफ बोर्ड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो लाइन जहां से जंप स्टार्ट करना है. Look, he said, why don't you draw a line a few inches behind the board and aim at making your takeoff from there? लज लॉन्ग जेसी ओवंस को एडवाइस देते हैं कि देखो, ये जो बोर्ड बना हुआ है जहां से तुम्हें टेक ऑफ करना है, क्यों ना तुम उससे पहले ही एक लाइन ड्रॉ करो कुछ इंचेस पीछे और उसे अपना एम बनाओ कि मुझे वहां से जंप करना है. You will be sure not to fall and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you are not first in the trials? Tomorrow is what counts. लज लॉन्ग ने जेसी ओवंस को कहा कि तुम अपना एम थोड़ा पीछे रखो. जो टेक ऑफ बोर्ड ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने सेट किया है उसे भूल जाओ और उससे पीछे अपना बोर्ड बनाओ. वहाँ से अगर तुम जंप करोगे तो ये श्योर है कि तुम कोई फॉल नहीं करोगे.
फॉल यानी मिस्टेक, तुमसे कोई भी गलती नहीं होगी और तुम अच्छे से जंप क्वालिफाई कर लोगे। और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम इस ट्रायल्स में फर्स्ट ना आओ, क्योंकि ट्रायल्स काउंट नहीं होगा। टुमारो इज़ व्हाट काउंट्स, काउंट वो होगा जो कल होगा। यानी ये दिन सिर्फ ट्रायल का दिन था, फाइनल इवेंट नहीं था, उनको सिर्फ जंप क्वालिफाई करना था। तो ये था एडवाइस जो लुज लॉन्ग ने जेसी ओवेंस को दिया। इसके बाद क्या होता है? सडनली ऑल द टेंशन सीम टू ebb out of my body as the truth of what he said hit me. ये सुनते ही जेसी ओवेंस के अंदर जितना भी टेंशन, वरी, परेशानी थी वो सब एब आउट यानी बाहर निकल गए और उनकी बॉडी में ऐसा लगा कि ये जो ट्रुथ है, ये तो सच्चाई है कि हाँ, मुझे फर्स्ट आने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ट्रायल्स में तो बस क्वालिफाई करना है। ये लाइन उनको हिट कर गई, बहुत असर कर गई। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन a full foot behind the board and jumped from there. I qualified with almost a foot to spare. और जैसा कि लजलॉन्ग ने सिखाया था वैसा ही ऑथर ने किया। कॉन्फिडेंटली उन्होंने 1 फुट की दूरी से पीछे से ही जंप किया और यस, उन्होंने इस जंप को क्वालिफाई कर लिया। ऑलमोस्ट अ फुट टू स्पेयर, उनके क्वालिफाई करने में लगभग 1 फुट की दूरी भी थी। That night, I walked over to Lajlong's room in the Olympic Village to thank him. तो उसी रात को जब ये चीज़ें हो गई, वो क्वालिफाई कर गए, उस रात वो लजलॉन्ग के रूम में जाते हैं ऑथर, ताकि वो उन्हें थैंक्स कर सके। I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. जेसी ओवेंस कहते हैं कि मुझे पता था अगर लजलॉन्ग वहाँ नहीं होता तो वो नेक्स्ट डे के फाइनल्स में बिल्कुल नहीं जा पाते। We sat in his quarters and talked for 2 hours about athletics, ourselves, the world situation and a dozen other things. वो दोनों उनके क्वार्टर में बैठ के लगभग 2 घंटे तक बातें करते हैं। क्या क्या बातें करते हैं? एथलेटिक्स के बारे में, आवरसेल्व्स यानी उन दोनों के बारे में, वर्ल्ड सिचुएशन और पता नहीं कितनी दर्जनों चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. और जब बातें ख़त्म होने के बाद फाइनली वो उस क्वार्टर को छोड़कर बाहर जाने वाले थे तो ऐसा लगा कि सच में उन दोनों के बीच एक रियल फ्रेंडशिप बन चुकी थी। Laj would go out to the stadium the next day trying to beat me if he could. But I knew that he wanted me to do my best, even if that meant me my winning. ऑथर कहते हैं अगले दिन लज स्टेडियम में जाएगा और जैसे कि दोनों ही कॉम्पिटिटर्स हैं तो लजलॉन्ग पूरी कोशिश करेंगे कि वो जेसी ओवेंस को बीट करे, हरा दे। लेकिन साथ ही ऑथर को ये भी मालूम है कि वो अंदर ही अंदर लजलॉन्ग ये भी चाहते हैं कि जेसी ओवेंस भी अपना बेस्ट दे। भले ही इसका मतलब जेसी ओवेंस की जीत हो सकती थी। पता है ना, किसी भी गेम में विनर एक ही होता है, या तो जेसी ओवेंस हो सकते थे या लजलॉन्ग। और यहाँ पे इन दोनों के बीच इतनी गहरी फ्रेंडशिप हो गई है कि दोनों एक दूसरे के लिए जीत की सोच रहे हैं। As it turned out, Laj broke his past record. In doing so, he pushed me on to a peak performance. I remember that at that instant, I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5
and 16 inches. He was at my side congratulating me. अगले दिन वो दोनों ही इवेंट में पहुंचते हैं और क्या होता है, लिज ने अपना पास्ट रिकॉर्ड, उसने जो पहले रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे बेटर परफॉर्मेंस दिया। और ऐसा करने पर जेसी ओवेंस को भी पीक पे यानी बहुत ही ऊंचाई तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। यानी जेसी ओवेंस को भी अपना परफॉर्मेंस और बेटर करना पड़ा। एंड यहाँ पे ऑथर याद करते हैं कि यस, उनका जो फाइनल जंप था वो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। यानी जेसी ओवेंस ने जो पहले रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसे कि लिज लॉन्ग ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। और इस बार जो रिकॉर्ड बना ओलंपिक रिकॉर्ड वो था 26 फीट 5 इंच 16 इंचेस। और ऐसा करते ही जेसी ओवेंस विनर हो गए। साथ ही वॉज एट माई साइड। लिज लॉन्ग जो कि कॉम्पिटिटर थे फिर भी वो जेसी ओवेंस के साथ खड़े थे और उनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे। Despite the fact that Hitler flared at us from the stands not 100 yards away, Liz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. जब लिज लॉन्ग जेसी ओवेंस के साथ खड़े होकर उन्हें बधाई दे रहे थे, उस वक्त हिटलर की नज़र भी उन पर ही थी। हिटलर काफ़ी ध्यान से उन्हें देख रहे थे और बहुत दूरी नहीं थी इस चीज़ में, नॉट 100 yards अवे। वो काफ़ी पास से ही उन दोनों को देख रहे थे और लिज लॉन्ग को बिल्कुल भी किसी बात का डर नहीं था कि इसके पीछे हिटलर का क्या रिएक्शन होगा। लिज लॉन्ग ने अपने दोस्त जेसी ओवेंस से हाथ मिलाया, बहुत ही ज़ोरदार। शुक माई हैंड हार्ड यानी पूरी एक्साइटमेंट के साथ हाथ मिलाया एंड बधाई दी। एंड इट वाजंट अ फेक, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी वो स्माइल कोई फेक स्माइल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ स्माइल कर रहे थे, अंदर से ब्रोकन हार्ट था, नहीं, वो पूरी तरह से खुश थे। You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be plating on the 24-carat friendship I felt for Liz Long at that moment. इस बात पे ऑथर कहते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल्स एंड कप्स हैं, जो जितने भी जीत हैं उनके पास, वो सारे अचीवमेंट को अगर एक साथ मेल्ट डाउन कर दिया जाए, उनको पिघला कर एक साथ रख दिया जाए, तो भी इनकी जो फ्रेंडशिप बनी थी वो 24 कैरेट फ्रेंडशिप, 24 कैरेट जो है ये प्योरिटी बताता है। तो ऑथर कहते हैं कि प्योर गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल इनकी वो नई फ्रेंडशिप थी। अगर इनसे कहा जाए कि तुम अपने सारे के सारे गोल्ड मेडल्स एंड कप्स हमें दे दो, तो जेसी ओवेंस इसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनको एक प्योर फ्रेंडशिप मिल गई थी। और यही चीज़ उन्होंने फील किया जब लिज लॉन्ग उसके साथ खड़े थे। I realized then too that Liz was the epitome what Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, "The important thing in the Olympic Games is not winning, but taking part. The essential thing in life is not conquering, but fighting well." लास्ट में ऑथर कहते हैं, मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ, मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि लिज वॉज ए एपिटोम। एपिटोम यानी मूर्त। जैसा कि पियरे डे कॉबर्टिन, जो कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर हैं, उन्होंने जो सोचा होगा उस वक्त बिल्कुल वैसा ही लिज लॉन्ग है। लिज लॉन्ग फिजिकली और मेंटली उस चीज़ को वापस से दर्शाता है जो
उसके फाउंडर ने उस वक्त अपने दिमाग में सोचा होगा जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स का गठन किया और ये कहा था, ये क्या कहा था? कॉबर्टिन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट। ओलंपिक गेम्स में जीतना नहीं, पार्टिसिपेट करना, उसमें भाग लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सिर्फ ओलंपिक गेम्स की बात नहीं है, लाइफ में किसी भी चीज़ में हमें पार्टिसिपेट करना, उसमें भाग लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसे जीतना। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। लाइफ में सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो जीत नहीं है। कॉन्करिंग मीन्स जीतना, वो जीत नहीं है बल्कि फाइटिंग वेल, लड़ना है। जो सच्चे दिल से लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं और हर एक चीज़ में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करते हैं, वही असली विनर होते हैं, वो नहीं जो एक मेडल या कप को जीत मानते हैं। ये पूरी स्टोरी जो है ये जेसी ओवेंस ने लिखी है। जेसी ओवेंस ने ये पूरी स्टोरी, ये अपनी लाइफ हिस्ट्री हमारे साथ शेयर की है, ये समझाने के लिए कि किसी भी गेम में या लाइफ के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, उसे जीतना नहीं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंडशिप। इन दोनों के बीच इतनी गहरी फ्रेंडशिप हो गई कि उन्होंने अपने जीवन का जो लक्ष्य था, हाँ, उनको भूला नहीं, उसके लिए प्रयास करते रहे, लेकिन अपने दोस्त की खुशी में शामिल होना भी नहीं भूले। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। और अगर आपको पसंद आया सो श्योरली लाइक इट। थैंक यू।